दिल्ली इनके बाप की है, शीश महल बनवा लीजिए, मैश से रहिए। गरीब 567 डायरेक्टरेट ऑफ प्लानिंग एंड इवेल्युएशन का बजट एस्टीमेट 567 करोड़ रुपया था और एक्चुअल एक्सपेंडिचर 15 करोड़ केवल। दिल्ली जल बोर्ड का 73,000 करोड़ रुपया लोन हो गया है। वो शराब पॉलिसी वाला तो मामला एक्सटर्नल था, ये तो बिल्कुल इंटरनल है, बहुत खतरनाक। की बार 28,400 करोड़ रुपए को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट आई है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल में फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स सेक्शन में। सुप्रीम कोर्ट के लायक हैं मिस्टर DK दुबे, इनका बड़ा मान करते हैं दोस्तों, सीनियर हैं, सीनियर मोस्ट वकील हैं और मुद्दे की बात करते हैं। इनकी किसी वीडियो में मैंने मुद्दे से भटकते नहीं देखा, नहीं अपशब्द का प्रयोग करते नहीं, बहुत ही संयत और संयमित तरीके से मुद्दों को फैक्ट के सामने सामने रखने की इनकी आदत है। ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के निर्णयों पर यह विवेचना करते हैं। इनकी विवेचना बहुत ही सुनने लायक और सहेजने लायक होती है, नोट करने लायक होती है। बहुत ही बेहतरीन तरह से, बहुत ही तरीके से, और एक सदा व सदे मातरम, मैं गलत बोल गया, मेरे उच्चारण नहीं आता, एक संस्कृत का श्लोक बोलते हैं, वो इनकी बहुत अच्छी USP लगती है, बहुत ही बेहतरीन बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और आज इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का 73,000 करोड़ का जो कर्जा चढ़ गया है आम आदमी पार्टी पे पिछले 10 सालों में या 5 सालों में कह लो आप, उसका वर्णन दिया है वर्ड बाय वर्ड। और जो चीफ सेक्रेटरी ने, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जो रिपोर्ट पेश करी है, जो सुप्रीम कोर्ट के मांगने पर रिपोर्ट दी है खर्चे की और एक्चुअल खर्चा जो हुआ है, और बजट एस्टीमेट और एक्चुअल एस्टीमेट, उसके फ़र्क को बताया इन्होंने आम आदमी पार्टी के, जो कि कम से कम 28,400 करोड़ रुपए का जो बजट था, जो पैसा दिया गया पिछले 5 सालों में, जिसका ऑडिट ने कराया, इनकम टैक्स ने दिया, 18-19 से लेकर 23-24 तक इन्होंने इनकम टैक्स नहीं दिया। इनकम टैक्स का भी इन पर छापा पड़ेगा और सम्मन आएगा। आम आदमी पार्टी और ये दोनों मियाँ बीबी, अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स के उच्च अधिकारी रहे हैं, और उसके बावजूद भी ये नौटंकी करते हैं, खर्चा कुछ बताते हैं, नालों की सफाई बरसात से पहले कराते हैं, 3 महीने पहले, ताकि ऑडिट ना हो। इन्होंने 5 साल का ऑडिट नहीं कराया, इन्होंने 5 साल से कोई इनकम टैक्स नहीं दिया, और इतना फ़र्क इनके इनकम टैक्स में और इनके खर्चों में, बजट में और एक्चुअल खर्चे में आ रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों इनके पास। ना एजुकेशन में इन्होंने खर्चा पूरा दिखाया, ना हेल्थ में खर्चा दिखाया, उसके अलावा PWD का खर्चा भी नहीं है 3,000 करोड़ का, और इन्होंने इतने घपले किए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है, जो कि संविधान के हिसाब से हाईएस्ट पावर है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाद मेरे हिसाब से। बाकी इसमें मेरी बात में फ़र्क आ सकता है, कोई सहमत हो सकता है, कोई ना हो सहमत हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को वो नंबर 1 मानता हो तो मान सकता है, क्योंकि तीनों ही आगे पीछे हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पावर है, उसका कोई भी निर्णय अगर हमारे मन मुताबिक नहीं होता तो हमें उस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं, उसको गलत कहने का कोई हक नहीं है। विवेचना हम कर सकते हैं संयमित शब्दों में, मर्यादा में रहकर। बाकी संजय सिंह को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आह्वान किया था कि आप जाके शराब घोटाले के बारे में बकवास नहीं करेंगे, मगर उन्होंने अगले दिन ही, अगले 3-4 दिनों में उन्होंने इतनी बकवास करी है, इतना फालतू फंड का रायता फैलाया है कि जिस मामले में इनको ED का सम्मन भी आ सकता है दोबारा, कोर्ट की अवमानना करने का, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का, क्योंकि इन्हीं शर्त पर इन्हें बेल मिली थी कि ये शराब घोटाले और केस से संबंधित कोई भी भाषणबाजी या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मगर उन्होंने वही किया, संजय सिंह ने एक छटे हुए लठैत की तरह, छोटे मोटे गुर्गे की तरह उन्होंने वही हरकत करी जिस हरकत के लिए वो बदनाम है। बाकी बड़े होने के बावजूद उम्र में जेठ लगते हैं लगभग। ये सुनीता केजरीवाल के पाँव छुए इन्होंने बड़ी श्रद्धा से, जिस श्रद्धा से इन्होंने कभी अपनी माता के पाँव भी नहीं छुएंगे। संजय सिंह ये हरामी नेता हैं, इसलिए ज़्यादा इनके बारे में बकवास ना करूं और गालियां ना दूं। तो आओ ये दोस्तों वीडियो देख लेते हैं। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फिर से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। और अरविंद केजरीवाल हम सब जान रहे हैं कि जेल में हैं,
जेल में अरविंद केजरीवाल मतलब संजय सिंह अभी निकल कर आए हैं, 6 किलो वजन बढ़ा कर लाए हैं। अरविंद केजरीवाल का वजन कम होता दिखाई दे रहा है, ऐसा क्लेम हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल तो हल्के हो रहे हैं। लेकिन अभी वो सारी बातें ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि इस समय मतलब जो मामला था वो बेल तक था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की बेल लगी थी। तो ये जो चिंदी टाइप के लोग हैं ना, उनके पीछे उन्होंने, आतिशी ने, सौरभ भारद्वाज ने, सब उनका वजन कम हो गया, उनकी डायबिटीज़ गिर गई, ये हो गया। ईडी ने बयान दे दिया। ईडी से पता लगा कि नहीं साहब, ईडी में जब तक गए तब तक 1 भी किलो वजन नहीं घटा था, जैसे थे वैसे ही गए, और उन्होंने कभी ऐसा किया भी नहीं। लेकिन अचानक जैसे ही वो उसमें गए, मतलब जेल में गए, जेल में तो उनकी ही सरकार है, वही ये सौरभ भारद्वाज और ये संजय सिंह पहले ये सब बयान भी दे रहे थे और कह रहे थे भैया जेल में तो आराम से रहना है, अपनी जेल है, कोई चिंता नहीं। इस बात का प्रमाण ये भी है कि संजय सिंह 6 किलो वजन बढ़ा कर लाए और अरविंद केजरीवाल को ये ड्रामा दिखाकर कर रहे थे। खैर, जो कुछ चल रहा है वो चल ही रहा है। संजय सिंह खुश नजर आ ही रहे थे। कल मैंने बताया था कि वो कैसे पानी पी पी के अनशन कर रहे थे, 11 बजे तक खाना खाकर आना, और फिर वो जब तक अनशन चलेगा 2-3-4 घंटे, उतनी देर नहीं खाना तो वो उपवास कहलाएगा, क्योंकि भाई 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे का भी उपवास हो सकता है। ये जो ओयो के टाइप का, जैसे 2 घंटे 1 घंटे के लिए वो बुकिंग कर रहे हैं महिलाओं पुरुषों के लिए, बड़ा अच्छा व्यवस्था। लोग कहते हैं कि उस पर पकड़े भी गए हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो यहाँ पर भी वो वैसे ही वही 4 घंटे का उपवास, 3 घंटे का उपवास, 1 घंटे का उपवास, ये सब चल रहा था। खैर, अरविंद केजरीवाल कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे, और अब सुधरना क्या है? अब तो वो रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, 10 साल की सरकार हो गई और 10 साल की सरकार ने जो जो कारनामे किए वो आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को म्यूनसिपालिटी का भी अनुभव नहीं था, कभी काउंसलर नहीं रहे। भाई ये बात तो खैर, काउंसलर नहीं रहे चलेगा, लेकिन एक आईआरएस, पति पत्नी दोनों आईआरएस, हालांकि बहुत लंबे समय तक उन्होंने नौकरी नहीं करी, लेकिन दोनों आईआरएस, मतलब रेवेन्यू सर्विस के लोग, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनमोहन सिंह फिनेंस के आदमी और प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही वो सारे मामले निगेटिव हो गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे तेंदुलकर, जो बहुत अच्छा प्लेयर था, जब वो कैप्टन बना तो टीम की परफॉर्मेंस खराब हो गई। अच्छा हुआ कि तेंदुलकर ने समझदारी का परिचय दिया और टीम के कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। मर्जी वो चले भाई, अपनी परफॉर्मेंस पर फर्क आ रहा है, क्योंकि इससे टीम अच्छी नहीं चलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, भले ही वो आईआरएस व्यक्ति, वो तेंदुलकर हो सकते हैं, और वो जब सरकार के मुखिया हुए तो वो वैसे नहीं चला पा रहे हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, मैं सदैव कहता हूं कि सरकार, सिस्टम और जनता, ये 3 हिस्से होते हैं, इसके बाद कोर्ट और पार्लियामेंट। लेकिन सरकार, सिस्टम और जनता, ये पब्लिक फ्रंट पर लड़ते हैं। कानून बनाने का काम लेजिस्लेशन करता है, एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं कर रहा, उसका क्रॉस चेक न्यायालय करता है। लेकिन ये 3 का जो संघर्ष है वो है। तो ये जो पूरी मैकेनिज्म है, लाखों कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के रूप में बैठता है, बाबू से लेकर चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक। ये सब सिस्टम कैसे चले, अकाउंटेबिलिटी कैसे हो, उसका काम है। सरकार का काम क्या है? सरकार एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। सरकार का काम है कि वो मार्गदर्शन करे। सरकार का काम है कि वो सुचारू रूप से कैसे पॉलिसी बनाए और पॉलिसी सिस्टम को किधर ले जाए। उसको ऐसे समझना चाहिए कि एक हवाई जहाज है जिसमें हम सब बैठे हुए हैं, उसका अपना एक पायलट है, उसका अपना एक क्रू मेंबर का स्टाफ है, उसका हमने पेमेंट किया हुआ है, यानी कि वोट डाल कर आए हैं। अब ये जो पायलट है ना, ये सरकार है, और ये जो जहाज है, हवाई जहाज है, ये सिस्टम है। सिस्टम जब सही बिल्कुल होगा, और उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अलग है। सिस्टम को सही कर लीजिए, फिर ये पायलट उसको उड़ाकर वहां ले जाएगा जहां उसको ले जाना है, यानी कि वो गंतव्य तय करेगा, वो पॉलिसी बनाएगा कि हमने कितनी स्पीड में चलना, कितनी ऊंचाई पर चलना, और वो भी मैकेनिज्म उसको नीचे जमीन पर भी उससे कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ेगी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से। ऐसा नहीं करेगा तो फिर ये जो एयरपोर्ट पर वो उतर नहीं सकता, वो हवा में उड़ भी नहीं सकता। लेकिन अगर पायलट ये समझ ले कि जहाज उसके हाथ में है, सारी मशीनरी भी उसकी ही है,
खराब हो जाए तो भी क्या, और मैं खराब कर दूंगा तो भी उड़ा कर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तो पायलट हूं, मैं ही तो ले जा रहा हूं। उसको ये लगने लगे कि मैं पायलट हूं, जहाज मैं लेकर आ रहा हूं, ये मेरे जहाज के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, इसलिए मैं जो कहूंगा वही मानना पड़ेगा। आपका सिस्टम भंग हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी उनको दिशा नहीं दिखा सकता। ऐसा करने पर क्या होगा, वो जहाज क्रैश हो जाएगा। क्योंकि पायलट को अगर लगे, लेकिन पायलट पॉलिसी बना सकता है, पायलट उड़ा सकता है, पायलट ले जा सकता है, लेकिन मशीनरी तो आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी ही पड़ेगी। अगर वो जो पायलट है वो सही से नहीं ले जाता, जैसे ही जहाज जमीन पर उतारेगा वैसे ही उसकी एटीसी से वो हो जाएगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो एटीसी के सामने उसको जाना पड़ेगा, और एटीसी वो और या कोई जो भी अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को फेस करना पड़ेगा। आपको देखना हो तो रनवे 34 नाम की एक मूवी अजय देवगन की, बहुत अच्छी ओरिजिनल किसी पायलट की घटना पर आधारित है। वो देखिएगा कैसे होता है कि वो कैसे जवाब देना उनका बनता है। लेकिन जवाब जहाज उतरने के बाद बनेगा। तो वो जो हवाई जहाज है वो सही हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी? अकाउंटेबिलिटी तो बनती है, पायलट की भी अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। उसको अगर भ्रम हो जाए कि वो ही सब कुछ चला रहा है तो क्रैश हो सकता है। दिल्ली के पायलट ने पूरा जहाज क्रैश कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड, बिजली फ्री, पानी फ्री, क्योंकि वो उसको, उस पायलट को ये लगता था जब हम सब फ्री कर देंगे तो मेरे पर सवाल कौन खड़े करेगा। मैंने जैसे कहा, जनता के अलावा भी एक मैकेनिकल पक्ष है, मशीनरी का पक्ष है, उसको सही रखना, क्योंकि उसमें लाखों लोग काम करते हैं, इसलिए उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। काम ही नहीं करना है क्योंकि आपका प्राइवेट परिवार नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी रखनी है, उसका हिसाब भी रखना है। क्यों? क्योंकि हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकार भी पब्लिक सर्वेंट है, मुख्यमंत्री से लेकर, और वो सब पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए अकाउंटेबिलिटी बनती है। यहां क्या हो गया, 28,400 करोड़, अभी तक तो वो मनी ट्रेल 300 करोड़ की, 350 करोड़ की बार 28,400 करोड़ रुपए को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट आई है। ये कहा गया कि 2015-16 से लेकर अभी तक 28,400 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया, लेकिन 28,400 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है। 2015 से लेकर अभी तक 28,400 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड के नाम आया और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 2018 से लेकर 2023 तक ऑडिट भी नहीं हुआ। मामला क्या था? मामला ये था कि केजरीवाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए थे अकाउंटेबिलिटी के मामले को लेकर, और चीफ जस्टिस की अदालत में मुकदमा पड़ा था। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि जरा रिपोर्ट काट ले आओ, जरा रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ले आओ, कितना पैसा निकला, कहां खर्च हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। दिल्ली असेंबली ने 9 मार्च को एक रेजोल्यूशन पास कर लिया, और उस रेजोल्यूशन में उसने रिपोर्ट मंगवा ली वाटर और सीवरेज प्रॉब्लम को लेकर। यह रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई। दिल्ली जल बोर्ड के हवाले से कहा गया कि पोटेंशियल रेवेन्यू 1200 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, यानी कि 100 करोड़ रुपया महीना इस सरकार ने लॉस किया, इसकी वजह से लॉस हुआ। ये तो लॉस हो गया, चलो लॉस हो गया। उन्होंने कहा कि 11 लाख ड्यूज से 14 लाख ड्यूज हो गए, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी इनकी नहीं है। आगे जो और खड़ा किया प्रश्न वो और खतरनाक, मैं अभी आपको बताऊंगा वो पैसा कहां गया। वो ये भी रिपोर्ट में है कि पैसा कितना सैंक्शन हुआ, यानी कि बजट एस्टिमेट कितना था और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है, और बीच में पैसा गया कहां। वो शराब पॉलिसी वाला तो मामला एक्सटर्नल था, ये तो बिल्कुल इंटरनल है, बहुत खतरनाक है। इसमें उन्होंने जल बोर्ड का 73,000 करोड़ रुपया लोन हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड का 73,000 करोड़ रुपए का लोन है। किस पर?
दिल्ली जल बोर्ड पर ये चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट जो मांगी थी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट लगाई है, और ये रिपोर्ट जो दिल्ली की असेंबली ने मांगी थी, ये रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। उन्होंने कहा कि 2003-4 से लेकर 2022-23 तक 20 साल का अगर हिसाब मांगा जाए तो ये निकल कर आता है कि जो पैसा सैंक्शन हुआ वो पैसा उसमें खर्च ही नहीं हुआ। जिस काम के लिए पैसा निकाला गया वो काम में पैसा लगा ही नहीं, और लगा भी तो उसका एक हिस्सा लगा, बाकी पैसा डाइवर्ट हो गया। कहां चला गया? इस बात को लेकर उन्होंने कहा, आपको याद होगा मैं कुछ बातें कहता हूं, करप्शन के लिए रास्ते निकालने पड़ते हैं लोगों को। रास्ता क्या है? जैसे नाला सफाई है, अब नाला सफाई का पैसा निकाला, सीवर सफाई का पैसा निकाला, बारिश से पहले सीवर साफ होगा, और साफ होने के तुरंत बाद आपने देखा होगा कि सीवर की सफाई देश में कहीं भी ऐसा नहीं ऑफ सीजन करी जाती हो। भाई ऑफ सीजन करिए ना, बारिश से पहले छोड़ दीजिए, उससे और पहले करिए ना, ताकि 3 महीने पहले हो, 3 महीने में बहुत नाला गंदा नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, सीवर सफाई बारिश से 2-4 दिन पहले हो सकता है, कभी कभी बारिश के मौसम में भी की जाती है, ताकि उसका कोई ऑडिट ना हो सके। पैसा निकाला 1000 करोड़, बह गया पानी में, बारिश हो गई और नाला खत्म, फिर नाला भर गया। भाई बारिश हो गई, सब चारों ओर से आया, ये तो अपरिहार्य सिचुएशन है, इससे भर गया। इसमें 911 करोड़ 911 मुख्यमंत्री सीवर सफाई अभियान, दिल्ली में मुख्यमंत्री ने सीवर सफाई अभियान लगाया, उसमें 911 करोड़ रुपए खर्च कर दिया दिल्ली के सीवर साफ करने में। वाटर सेक्टर में जो लॉजिंग होती थी उसको लेकर 308 करोड़ रुपया निकाला गया। ये एक्सपेंडिचर था जो बजट में एलोकेट नहीं था। बजट के एलोकेशन से ज्यादा पैसा निकालकर सीवर सफाई में लगाया गया। और सीवर सफाई का मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर अप्रैल के दूसरे हफ्ते में, या मैं कहूं ये सीवर सफाई ये लोग करना शुरू करते हैं जून में, तो जून में सीवर सफाई होगी और थोड़े दिन बाद बारिश होने लगेगी। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में बारिश हो जाएगी। सीवर सफाई का कोई ऑडिट नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, भर गए साहब, बारिश हो गई, अंदर भर गया माल। अरे मैं कहता हूं बारिश के बाद सीवर सफाई क्यों नहीं होती? मैं कहता हूं कि सीवर सफाई मिड सीजन में क्यों नहीं होती? और फिर से उसकी एक रिवाइज एस्टीमेट निकाला जा सकता है छोटा सा, कि भाई 6 महीने में जो कुछ हो गया होगा उसको साफ कर लें। वो उसी समय क्यों होता है? क्यों? क्योंकि बारिश में वो वेव हो जाता है। ऐसे ही जो नहरें होती हैं, नहरों की सफाई का पैसा निकाला जाता है, और नहरें जस्ट सफाई होती बारिश से पहले। अब उसके अलग अलग लॉजिक लोग दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली मतलब ये सरकार कह रही है कि ये 2018-19 से लेकर 2022-23 तक इन्होंने ऑडिट नहीं किया, इनकम टैक्स में रिटर्न नहीं दाखिल किया। इसका परिणाम ये हो सकता है कि इनकम टैक्स की गाज भी दिल्ली जल बोर्ड पर पड़ सकती है और दिल्ली जल बोर्ड के एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकती है, क्योंकि अभी इनकम टैक्स हिसाब मांगेगा। 5 साल का हिसाब इन्होंने दिया ही नहीं, तो कैसे होगा? बड़ी समस्या है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो पूरा उन्होंने एलोकेशन किया, जो बताया, उसको समझिए। उन्होंने कहा कि बजट एस्टीमेट यानी कि बीई और एक्चुअल एक्सपेंडिचर यानी कि एई मतलब एक्चुअल में खर्च कितना हुआ और बजट में कितना निकाला गया, ये 2022-23 तक इसका हिसाब ले लीजिए। वो कहते हैं पीडब्ल्यूडी का बजट एक्सपेंडिचर जो था वो 7,098 करोड़ था, एक्चुअल में 4,300 करोड़ खर्च हुआ। 400 करोड़ 3,000 करोड़ पता नहीं। उन्होंने कहा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बजट 382 करोड़ का था, 115 करोड़ खर्च हुआ। 250 करोड़ पता नहीं। डायरेक्टरेट ऑफ प्लानिंग एंड इवेल्युएशन में 567 करोड़ रुपया था और खर्च केवल 567। डायरेक्टरेट ऑफ प्लानिंग एंड इवेल्युएशन का बजट एस्टीमेट 567 करोड़ रुपया था और एक्चुअल एक्सपेंडिचर 15 करोड़ केवल। 550 करोड़ का घपला है। टेक्निकल एजुकेशन में बजट एलोकेशन 976 करोड़ और उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर 454 करोड़। 500 करोड़ 550 करोड़
का बीच में चक्कर है। हायर एजुकेशन पर बजट एस्टीमेट 741 करोड़ और खर्चा 491 करोड़, 250 करोड़ कहां गए? हेल्थ सर्विसेज, जिस पर दुनिया भर का प्रोपेगेंडा चलता है हेल्थ सर्विसेज के लिए और एजुकेशन के लिए। आप सोचिए कि एजुकेशन को लेकर, टेक्निकल एजुकेशन को लेकर 1000 करोड़, 976 करोड़ रुपया एस्टीमेट बनाया गया और खर्च केवल 454 करोड़ रुपया। 500 सवा 500 करोड़ रुपया एजुकेशन जो चिल्लाते घूमते हैं वो डाइवर्ट हो गया। जो वो ये जो हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं, वो हेल्थ सर्विसेज में 3141 करोड़ रुपया का एस्टीमेट बना और 2179 करोड़ रुपया का खर्चा आया। आप सोचिए कि ये 1000 करोड़ रुपया बीच में। SC ST OBC 250 करोड़ का एस्टीमेट, 87 करोड़ रुपया खर्च, 350 करोड़ कहां चला गया। इरिगेशन में फ्लड कंट्रोल के लिए 565 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 283 करोड़ रुपया। ये दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो फिनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि पैसा किस मद में निकाला गया और पैसा कहां चला गया, इसका अभी कोई ऑडिट नहीं हो पा रहा है, कोई हिसाब नहीं हो पा रहा है। 28,400 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। 73,000 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड पर टैक्स लोन हो गया, जिसका ब्याज दिल्ली जल बोर्ड देता है। इनकम टैक्स में बिना ऑडिट के रिपोर्ट लग नहीं सकती। पिछले 5 साल से ऑडिट ही नहीं हुआ है दिल्ली जल बोर्ड का। और ये तमाम डिपार्टमेंट जो मैं बता रहा हूं, इसी रिपोर्ट में तमाम डिपार्टमेंट, इसकी रिपोर्ट लगी है कि पीडब्ल्यूडी का 300 करोड़ गायब हो गया, कहां चला गया, कहीं और चला गया। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का 200 करोड़ 250 करोड़ रुपया कहां चला गया। सवाल ये आता है कि प्लानिंग इवेल्युएशन का पैसा कहां चला गया। अब सोचो, 567 करोड़ रुपए का एलोकेशन और 15 करोड़ रुपया खर्च। टेक्निकल टीचिंग में 976 करोड़ रुपए का एस्टीमेट और 454 करोड़ रुपए का खर्च। ये मैंने आपको सूची बताई। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, वो लगाई गई। अब आप सोचिए कि ये जब खुलकर सामने आएंगे घोटाले, पैसा ढूंढा जा रहा है कि आखिर ये पैसा गया कहां, कौन से मद में खर्च हुआ। ऑडिट आपने करवाया नहीं, रिपोर्ट आपने लगाई नहीं, बताया आपने है नहीं, ये पैसा कहां चला गया। अब तक का दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड, जिसको लेकर दिल्ली की असेंबली ने वो करवाया था, रिपोर्ट बनवाई थी, वो रिपोर्ट दिल्ली की मिशनरी ने बनाई है। फंड डाइवर्जन, फंड का मिसयूज, फंड का ऑडिट ना होना, फंड का अपने हिसाब से, जे इस पॉकेट में रख लो, चाहे इस पॉकेट में रख लो और बटुआ देख लो खाली। अरे भैया, जहां ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, ये अगर एक व्यक्ति के आधार पर चलता, अपने पिताजी की प्रॉपर्टी मानकर, वो कहते हैं मैं दिल्ली का वो हूं। आप सोचिए, मैं दिल्ली का मालिक हूं। ये मालिक अपने हिसाब से खर्च करेगा क्या? ये मालिक हिसाब नहीं देगा क्या? ये मालिक कुछ भी करता घूमेगा क्या? ये एलजी को भी हिसाब नहीं देगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन को हिसाब नहीं देगा, ये ऑडिट पे नहीं करवाएगा, ये 73,000 करोड़ रुपए के लोन लगाकर काम करेगा। तो आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कितनी बड़ी गाज इस रिपोर्ट से गिरने वाली है। ये रिपोर्ट एक बड़े प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। मैं उसका लिंक इसमें प्रोवाइड करूंगा उनके सौजन्य से। ये रिपोर्ट मुझे ओरिजिनल बहुत बड़ी रिपोर्ट होगी, नहीं मिल पाई क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, लेकिन जो कोर्ट में दिया होगा वो उसका शॉर्ट फॉर्म टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। क्या करें केजरीवाल का, इनको प्रधानमंत्री अगर बना दिया जाए तो ये क्या करेंगे? क्या ये मुख्यमंत्री छोड़ दिए सभासद बनने लायक हैं? ये मेयर भी बनने लायक हैं? ये कैसे कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं? आईआईटी से पढ़कर आए। इतना खराब एडमिनिस्ट्रेशन
आज तक मैंने पूरे देश में कहीं भी छोटी से छोटी संस्था भी ऑडिट तो करवाती, चाहे गलत करवाती हो। पैसे का एलोकेशन एस्टीमेट जिसमें बनता है उसमें एस्टीमेट तो खर्च करती है। एक एक साल का ये हाल है कि पता नहीं है पैसा कहाँ खर्च हो गया, हिसाब नहीं है, ऑडिट नहीं है, क्या करोगे। दिल्ली इनके बाप की है, शीश महल बनवा लीजिए, मैश से रहिए। आम आदमी है, कोई हिसाब आम आदमी को देना नहीं है और कहना शुरू कर दीजिए अजी वो अस्पताल बना रहे हैं, अजी वो फलाना कर रहे हैं, अजी वो ढिमाका कर रहे हैं, अजी वो अच्छा कर रहे हैं, आप वो कर रहे हो। हिसाब दोगे कि नहीं दोगे जो भी अच्छा खराब कर रहे हो? और हिसाब नहीं दोगे, पब्लिक सर्वेंट हो कि नहीं हो? राजा हो क्या? मुगल सल्तनत चला रहे हो क्या? बहुत बुरे इस समय केजरीवाल फंसे हुए हैं। क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आपने वीडियो देखी डीके दुबे जी की पूरे फैक्ट के साथ, पूरी रिपोर्ट के साथ, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है शॉर्ट फॉर्म में। पूरा बजट एलोकेशन और एक्चुअल बजट जो इन्होंने खर्च किया है, जो फ़र्क आया है, वो इन्होंने सारा बताया दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया है। इस वजह से मैं इनकी वीडियो को बहुत ही उच्च क्वालिटी की मानता हूँ। बाकी टॉप 10 में ये ज़रूर आएंगे दोस्तों, क्योंकि सनातनी है, राष्ट्रवादी है और फैक्ट पे बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल के कुछ आलोचक बहुत देखे होंगे, मगर ये ऐसे आलोचक हैं जो केवल धर्म के आधार पर बात करते हैं, कानून न्याय व्यवस्था के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से बात करते हैं। बाकी सब तो बहक जाते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी बहक जाता हूँ, मगर ये बहकते नहीं हैं दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के ये कटु आलोचक होने के बावजूद भी अपना संयमित रूप ही दिखाते हैं। वाकई सुप्रीम कोर्ट के लेयर है, इनका चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है दोस्तों। टॉप 10 में आएंगे, नंबरिंग कौन सी आएगी वो मैं बता दूंगा। फिलहाल आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। आप अगर मेरे चैनल पर कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मेरे 1K हो जाएंगे सब्सक्राइबर। उसके बाद 365 वीडियो पे 365 कमेंट करने वालों को एक साल में मैं 5,000 रुपये के टॉप बेनिफिट दूंगा हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, गिफ्ट के रूप में, वोचर के रूप में। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अंदर के देवता को प्रणाम करते हुए आपसे निवेदन करता हूँ, परम निवेदन करता हूँ दोस्तों, विनम्र निवेदन करता हूँ। पढ़ने में गलत बोल गया, मगर पढ़ने वाली बात नहीं है, मगर एक नम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू।